मॉर्निंग। मज़ा आ रहा है एमसीक्यू में? तो आज एमएमबी फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज हैं। एमएमबी फर्स्ट ईयर, ध्यान दे के सुन लो। फर्स्ट है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन सिलेंडर ऑफ एन इंजन मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्ट्रोक इज कॉल्ड। जब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ ऑफ स्ट्रोक से गुणा किया जाता है तो क्या मिलता है? उसे क्या कहते हैं? उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? फर्स्ट ईयर वाले बोलेंगे क्या कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ ब्रेक पावर। ब्रेक पावर क्या होती है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होती है? ब्रेक पावर क्या होती है? जो इंजन टोटल शक्ति बना रहा है वो उसकी इंडिकेटेड पावर है। समझ में आई बात? IHP है वो, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, कि उसका कितने, उसका स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, उसका पावर आउटपुट कितना था। उसमें से इसके अलावा इंजन को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अल्टरनेटर को ड्राइव देनी पड़ती है, फ्यूल इंजेक्शन पंप को ड्राइव देनी है, ऑयल पंप को ड्राइव देनी है, कंप्रेसर को ड्राइव देनी है, बहुत सारे पार्ट्सों को वो ड्राइव दे रहा है। तो वो जो पावर लॉस है, उस पावर लॉस को, कि अल्टरनेटर कितनी पावर ले रहा है चलने के लिए, वाटर पंप को चलाने में कितनी पावर जा रही है, ऑयल पंप को चलाने में कितनी पावर जा रही है, फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाने के लिए कितनी पावर जा रही है, ये सब जोड़कर इंडिकेटेड हॉर्स पावर से घटाकर जो प्राप्त होता है वो कहलाती है ब्रेक हॉर्स पावर। और उसका भी फिर और समझने के लिए काफ़ी कुछ है, फिर बहुत है, उस पर अभी बात हम नहीं कर रहे हैं। उसकी यूनिट है किलोवाट। 1 बार इज इक्वल टू, कल भी बात हुई है, 1 बार बराबर, वेरी गुड, 100 किलो पास्कल। मैक्सिमम कंबशन प्रेशर इन अ कार पेट्रोल इंजन इज अबाउट, क्या कह रहा है वो? कंबशन प्रेशर कह रहे हैं वो। कंबशन प्रेशर मतलब जब एयर फ्यूल मिश्रण जल चुका है, पूरी तरह से पिस्टन TDC पर जा गया है, अब वो जो प्रेशर है जो पिस्टन को नीचे को धकेल रहा पावर स्ट्रोक में, कितना होता है? 6 मेगापास्कल। डबलिंग द सिलेंडर डायमीटर ऑफ एन इंजन कुड गिव पावर आउटपुट विच इज X टाइम्स द ओरिजिनल वेयर X इज। यदि किसी सिलेंडर बोर डाया को हम 2 गुना कर देते हैं, मान लिया ये 100 mm का है, हमने इसको 200 mm का बना दिया, तो इसकी पावर आउटपुट में कितनी वृद्धि होती है? कितनी होती है? सेकेंड ईयर वाले बोलो जल्दी से। 4 गुना। कैसे होती है? इससे रिलेटेड हमने पहले वाले में पूरी करा रखी है कैलकुलेशन। द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल डिपेंड्स अपॉन। इंजन की स्पीड में जो फ्लक्चुएशन होती है, जो अप डाउन होते हैं, जो वेरिएशन होती है, वो किस कारण से होती है पूछ रहे हैं ये। मास ऑफ फ्लाईव्हील, मास ऑफ क्रैंकशाफ्ट भी है, स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील है, पावर आउटपुट है, तो राइट आंसर इज मास ऑफ फ्लाईव्हील। इन अ 6 सिलेंडर इंजन, ये कहते हैं कि 6 सिलेंडर इंजन में जो पावर इंपल्स प्राप्त होगी, पावर स्ट्रोक होगा, वो क्रैंक शाफ्ट के कितने डिग्री पर होगा? कितने डिग्री पर होगा? यदि ये सिंगल सिलेंडर इंजन है तो कितने डिग्री पर? सिंगल सिलेंडर में कितने डिग्री पर? कहां पर? 90 डिग्री नीचे कंप्रेशन देन पावर। तो सिंगल सिलेंडर में किस पे? 360 और 90, और 2 सिलेंडर में, 3 सिलेंडर में, 4 सिलेंडर में, 4 सिलेंडर में 180 और 6 सिलेंडर में 120 डिग्री में। कैसे होता है?
इन बेवकूफ़ों को बताना पड़ेगा ना। 4 सिलेंडर इंजन में थ्योरी क्या कहती है कि क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में 1 पावर स्ट्रोक प्राप्त होती है, मगर किस एंगल पर उसकी बात मैंने पहले पूछी थी। अब इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर कर दिए हमने 2, तो क्या करेंगे 720 में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ 300। तो 2 डिग्री, अगर 2 सिलेंडर इंजन है तो उसमें पावर इंपल्स प्राप्त होगी 360 डिग्री में, और 3 हो जाएंगे तो 720 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अभी हम 4 सिलेंडर की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, 18 चौको 72, सीधे 180 डिग्री पर, यानी एक चक्कर में 2 पावर स्ट्रोक मिलेंगी। समझ गए? लेकिन दोनों अलग अलग सिलेंडरों में मिलेगी। उसके बाद जैसे ही 6 हो जाते हैं तो इसको 720 डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे तो कितना आएगा 120 डिग्री पे, यानी हर चक्कर में 3 पावर स्ट्रोक मिल जाएंगी। क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में 3 पावर स्ट्रोक मिल जाएंगी, किसमें 6 सिलेंडर इंजन में। आगे बात समझ में? ओके, आगे चलो। फायरिंग ऑर्डर ऑफ ए 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन इज यूजुअली 6 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर होता है 15, 36, 24, 1, 5, 3, 6, 2, 4। A स्क्वायर इंजन इज एन इंजन हैविंग, स्क्वायर इंजन क्या होते हैं? स्क्वायर इंजन वो होते हैं जिनके सिलेंडर्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिनका कंबशन चैम्बर ऑफ स्क्वायर सेक्शन। ये कह रहे हैं कि जिनके सिलेंडर स्क्वायर होते हैं या जिनका कंबशन चैम्बर स्क्वायर होता है या जिसका बोर और स्ट्रोक इक्वल होता है, और एक है इनमें से कोई नहीं। क्या है राइट आंसर? जिनका बोर और स्ट्रोक इक्वल है, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रोक अगर 100 mm है, सॉरी S बराबर 100 और D बराबर भी 100 mm। लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी 100 mm है और सिलेंडर का बोर डाया भी 100 mm है, तो ये कहलाते हैं स्क्वायर इंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? नीरज सिंह, कास्ट क्या और एलॉय। पहले सही बोल रहा था, खड़े होते ही हाथ पैर कांपने लगे। कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। ओके, एक क्वेश्चन और है द सिलेंडर बोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय सिलेंडर ब्लॉक्स आर यूजुअली प्लेटेड विथ। जो एल्यूमिनियम एलॉय का सिलेंडर ब्लॉक है उसके सिलेंडर ब्लॉकों में किस चीज़ की कोटिंग की जाती है? गुड प्रियांशु चौधरी, क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है उसमें। द एंगल बिटवीन द सिलेंडर एक्सेस एंड द क्रैंक शाफ्ट सेंटर लाइन। ये क्रैंक शाफ्ट की सेंटर लाइन और इस सिलेंडर की सेंटर लाइन के मध्य कितने का कोण होता है? 90 डिग्री का। वो मैंने टिक भी कर रखे हैं ना वहाँ तुम्हारे लिए। मोस्ट डिफिकल्ट गैस्केट सीलिंग प्रॉब्लम अकर्स एट। सबसे ज़्यादा गैस्केट की सीलिंग में जो परेशानियाँ समस्याएं उत्पन्न होती है वो कौन सा गैस्केट है? सिलेंडर हेड गैस्केट। तुम्हारा हेड का गैस्केट नहीं। हेड गैस्केट इज व्हाट? सिलेंडर हेड गैस्केट ऑफ एन इंजन। ओके। फ्लैट बॉटम्ड इनलेट मैनिफोल्ड्स आर कॉमनली यूज्ड इन कार इंजन। कार इंजनों में फ्लैट बॉटम के एल्यूमिनियम इनलेट मैनिफोल्ड यूज होते हैं। क्यों? फ्यूल के वेपोराइजेशन के लिए। इंक्रीज फ्यूल इवेपोरेशन इन द मैनिफोल्ड। केम शाफ्ट इन एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड। यह है केम शाफ्ट और ये नीचे रखी है क्रैंक शाफ्ट। ये कैसे फिट होते हैं? ये हेड में भी है,
ये ब्लॉक में भी है, तो ये कैसे फिट हैं? पैरेलल टू ईच अदर। चाहे ये ऊपर है तब भी ये इसके समानांतर ही है, चाहे ये ब्लॉक में है तब भी ये इसके समानांतर ही है। दिमाग में ये भ्रम मत पालना, ठीक है, कि सर ऊपर लगी रहती, ऊपर भी लगी है तो क्रैंकशाफ्ट तो ऐसी लगी है, इसी के समानांतर ये ऊपर हेड में लग गई है, तो क्रैंकशाफ्ट के समानांतर ही वो, चाहे ऊपर लगे चाहे साइड में लगे। द ऑयल पैन इन एन इंजन मे बी मेड ऑफ। इंजन का जो ऑयल पैन है वह बना हो सकता है किस किस मटेरियल का? स्टील एंड एल्यूमिनियम एलॉय, एलॉय बोलना है। ओके। अ डिस्क इन द पिस्टन हेड इज एम्प्लॉयड टू, मतलब कई बार क्या, इस पिस्टन हेड के ऊपर एक डिस्क इंसर्ट की जाती है, क्यों? टू कंट्रोल कंप्रेशन रेशियो। इसमें है कंट्रोल कंप्रेशन रेशियो। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ अ केम ग्राउंड पिस्टन। एक केम ग्राउंड पिस्टन होता है, पिस्टन कई प्रकार के होते हैं, तो उसका ये पूछा जा रहा प्रश्न है कि केम ग्राउंड पिस्टन का लार्जेस्ट डायमीटर कहाँ पर होता है? तुमने इस पिस्टन का डायमीटर नापा? यहाँ पर और यहाँ पर नापा? फर्स्ट ईयर वालों, वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से नहीं नापा? नहीं नापा, इसका मतलब तो नहीं नापा। तो वो किस साइड में होती है? पूछ रहे हैं कि ये अलोंग द पिस्टन पिन एक्सिस, पिस्टन पिन एक्सिस के साथ। द पिस्टन स्कर्ट क्लियरेंस एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट। किस पिस्टन स्कर्ट कौन सी है? इस पिस्टन में स्कर्ट कौन सा है? स्कर्ट है ये वाला भाग, इसके बीच में क्लियरेंस कितनी रखी जाती है रूम टेम्परेचर पर? 0.04 mm, 0.04 mm। कैसे नापोगे ये 0.04 को? ये होता है फिलर गेज, जिसमें डिफरेंट साइज की पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन पिन ऑन सम इंजन्स आर ऑफसेट। पिस्टन पिन क्या है? पिस्टन पिन को असली नाम है उसका गजन पिन। क्या है? गजन पिन या पिस्टन पिन। क्या काम करती है ये कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ जोड़ती है, और इसको यहाँ पर ये इस लॉक का क्या नाम है? सर्क्लिप लॉक। ये सर्क्लिप लॉक से दोनों तरफ से फिर बंद कर दी जाती है। इतने दिनों से तुम यहाँ पर हो, लेकिन तुमने कभी इसको उठाकर देखा नहीं। ये क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न क्या है? तूने वो नीचे डाल दिया। वो कहते हैं कि कई ये जो पिस्टन है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये एकदम इसके बीचों बीच नहीं होती गजन पिन के, ये थोड़ा सा ऑफ सेट रहती है। मतलब क्या है? जो सिलेंडर की सेंटर लाइन जा रही है वो इस पिस्टन हेड के अंदर से भी गई, और वही इस जो अंदर का ये स्मॉल एंड है इससे होते हुए बिग एंड तक आ रही है। पर ये जो सॉफ्ट कनेक्टिंग रॉड है ये सीधी नहीं लगी रहती है, बल्कि थोड़ा सा ऑफसेट रहती है। किस तरफ को? किस तरफ को? ये दाईं तरफ को ऑफसेट रहती है या बाईं तरफ को ऑफसेट रहती है? लेफ्ट साइड को ये ऑफसेट रहती है। द पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग्स इज टू कंट्रोल। पिस्टन रिंग का क्या काम है?
पिस्टन रिंग का क्या काम है? द पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग्स इज टू कंट्रोल कंबशन प्रेशर, सिलेंडर वॉल लुब्रिकेशन एंड लेस ऑयल कंजम्पशन। जो ऑयल इस सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन चल रहा है, ये इसका पिस्टन नहीं है, यह महिंद्रा का लाइनर है। किस टाइप का लाइनर है ये? वेट टाइप का। कैसे पता कर रहे हो ये वेट टाइप का है? इसके नीचे यहाँ ये ओरिंग है, ताकि ये पानी जो यहाँ चल रहा है ब्लॉक और इस सिलेंडर लाइनर के बीच में जो पानी या कूलेंट चल रहा है वो यहाँ से लीक होके संप में न जाए, इसलिए ये दो सील के लिए। क्या सील कहते हैं इसको? ग्लैंड सील। ग्लैंड सील कहाँ यूज होती है? पानी में। आमतौर पर क्या है, रबर सील पानी में, पानी उस पर दुष्प्रभाव डाल सकता है, तो ग्लैंड सील में वो चमड़ा मिला रहता है, चमड़े पर इतना असर नहीं होता, थोड़ा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। तो ग्लैंड सील क्या है, जो भी ऑटोमोबाइल में जो भी पार्ट्स लग रहे हैं वो प्योर कुछ नहीं है, वो सब अलॉइंग की जाती है। क्यों की जाती है अलॉइंग? क्योंकि वो उनके गुण और कई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आदि उनकी बदल जाती है, उनकी शक्ति सामर्थ्य सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि ऑटोमोबाइल को बहुत ही विषम परिस्थितियों में चलना है। इंजन का टेम्परेचर एकदम से कहीं जब स्टार्ट कर रहे हो तो तब वो जो लोकल का टेम्परेचर है वो या फिर उससे भी कम हो सकता है। समझ में आ रही बात? और जब वो गर्म होगा, स्टार्ट होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं उसके टेम्परेचर में। और जब तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो वो पार्ट्स में भी अपना दुष्प्रभाव या प्रभाव डाल रहा है। दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, एक अच्छा प्रभाव होता है और दूसरा बुरा प्रभाव होता है। तो अच्छा प्रभाव भी है और बुरा प्रभाव भी है, पर दोनों को मिक्सअप करके लॉन्ग लाइफ मिले। बीच में चलते चलते ये सील की वजह से ऐसा ना हो कि पानी यहाँ से संप में चला जाए और पूरे ऑयल को भी ख़राब करे, पूरे इंजन को ख़राब करे। आम आदमी ढूंढेगा कहाँ से? पानी अंदर गया है, इसका मतलब हेड गैस्केट गया है। आम मिस्त्री हेड गैस्केट को खोल रहा है, हेड गैस्केट बदल दिया, फिर भी पानी जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो कई इंजनों में हीट एक्सचेंजर होते हैं साइड में लगे हुए, इंजन के साइड में लगे हुए हीट एक्सचेंजर होते हैं जिनमें नालियाँ होती हैं। वहाँ एक तरफ कूलेंट चल रहा है, बीच में ऑयल भी चल रहा है, वहाँ से भी ऑयल के साथ पानी मिक्स हो सकता है। खैर उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। अच्छा, इन ऑटोथर्मिक पिस्टन स्टील इंसर्ट्स आर यूज्ड टू। कई ऑटोथर्मिक क्या है, सबसे ज़्यादा गर्मी सहन करता है ये पिस्टन। पावर स्ट्रोक में जब फ्यूल जल रहा है, पहले तो ये कंप्रेशन के टाइम पर ऊपर को आ रहा है, तब हवा को गर्म कर रहा है, तो ये मेटल का है। मेटल इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये तब भी गर्म हो रहा है कंप्रेशन के टाइम पर भी। फिर उसके बाद ऊपर से इसमें फ्यूल जल गया, तो सबसे ज़्यादा तापमान जो 1800 से 2400 डिग्री तापमान हो रहा है कंबशन के टाइम पर, वो सबसे ज़्यादा सहन करने वाला ये पिस्टन है, इसी के ऊपर पड़ रहा है। और जब भी कोई मेटल किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रसार होता है, ये फैलता है। तो ताकि यह फैले ना, और वो फैल कहीं को भी सकता है, वो लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, वो उसका पूरा क्षेत्रीय प्रसार हो सकता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतनिक प्रसार। ये जब 10वीं और 12वीं में बेटे तुमने पढ़ी होगी ना फिजिक्स, हाँ, उस समय कहा हमारे किस मतलब की है, तो फिर यहाँ क्यों आए? या आजकल की गाड़ियाँ ठोक पीट कर काम करने वाली नहीं हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की गाड़ियाँ हैं, सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड हैं। समझ में आई? OBD2 ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम, सब कुछ डैशबोर्ड पे आ रहा है, तो उसे पढ़ना भी आना चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, वो सर्किट भी ढूंढना, फॉल्ट ढूंढना और उसको रेक्टिफाई करना, मतलब उसको ठीक करना। तो ये कभी भी किस साइड को दबी रहती? थोड़ा लेफ्ट साइड को। और जो भी इसमें
इंसर्ट लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? जिस साइड को इसका प्रसार होता है। इसे लैब में टेस्ट किया जाता है तब उसी जगह पर उस चीज़ को इंसर्ट कर दिया जाता है। इन ऑटोथर्मिक पिस्टन स्टील इंसर्ट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन, कि जिस दिशा की तरफ वो फैल रहा है पिस्टन वो आगे ना बढ़े, अन्यथा क्या होगा, ये फैल के इस बोर के साथ, इस लाइनर के साथ चिपक जाएगा तो इंजन सीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों डाले जा रहे हैं इंसर्ट? इसलिए डाले जा रहे हैं कि यह पिस्टन फैले ना, फैल कर ये इस सिलेंडर लाइनर के साथ चिपके ना, सीज ना हो, इसलिए वो स्टील इंसर्ट यूज किए जा रहे हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग्स इन एन ऑटोमोटिव इंजन, मैंने 1000 बार बताया होगा कि किसी भी ऑटोमोबाइल के इंजन में जो कंप्रेशन रिंगों की संख्या होती है वो कितनी होती है? क्यों होती है? 2। यदि किसी कारणवश क्या, जब कंप्रेशन हो रहा है, दोनों वाल्व बंद हैं, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ को आ रहा है, तो जो भी हवा इसके अंदर आई है, डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में अभी डीजल इंजन है, तो जो भी हवा अंदर आई हुई है वो गर्म हो रही है। कितने मेगापास्कल के कंप्रेशन प्रेशर से? कितने? कंप्रेशन प्रेशर ऑफ डीजल इंजन 2.8 मेगापास्कल को किलो पास्कल में बदलो। 2800 किलो पास्कल के दबाव से ये हवा को दबा रहा, गर्म कर रहा, दबा रहा है। दोनों वाल्व बंद हैं, ऊपर से हवा कहीं नहीं जा सकती, ये उसको दबा रहा है। तो दबाने के बाद जब ये नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो कल भी मैंने बोला था क्या, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन सा नियम है ये? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो जब ये दबाव डाल रहा है हवा पर, तो हवा भी नीचे की तरफ दबाव डाल रही है, जिस कारण पिस्टन रिंग अपने ग्रूव में नीचे बैठ रहे हैं। ये जो रिंग लैंड है जहां पर कि रिंग फिट होते हैं, इसमें नीचे की तरफ बैठ रहे हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ को खींच रहे हैं। जो कंप्रेशन ने प्रेशर डाला, इसकी वजह से ये पहले अपनी रिंग लैंड में नीचे की तरफ बैठे, फिर ये बाहर की तरफ खुल गए। अब ये बैठने और खुलने की प्रक्रिया में कुछ कंप्रेशन लीक हो जाएगा, होगा, ऑब्वियसली होगा, जरूर होगा। तुम्हारे ना कहने से, मेरे ना कहने से वो नहीं रुकेगा। तो जब वो लीक होगा तो वो सेकंड वाले रिंग पर भी वही दबाव डालेगा, उसे भी अपनी सीट पर बैठाकर बाहर की तरफ को धकेल देगा, जिस वजह से दोनों रिंग इस लाइनर के साथ पूरा एक एयर टाइट सील बना देते हैं, जिस वजह से फिर कंप्रेशन लीक नहीं हो पाता। अंडरस्टैंड? ना तो कंप्रेशन लीक होगा, ना पावर स्ट्रोक के दौरान को किसी भी प्रकार की लीकेज होगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो जो इंजन ऑयल है नीचे का वह भी साफ रहेगा। अन्यथा क्या होगा, कार्बन के कारण, फ्यूल के कारण जले हुए वो सब नीचे इंजन ऑयल में चले जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और उसको गाढ़ा कर देंगे। उसी से पता चल जाता है, ऑयल का लेवल देखकर ही पता चल जाता है, और बाकी का काम चल जाता है नीचे से ड्रेन प्लग खोल कर। आजकल के इंजन रिफाइंड इंजन है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। हाँ, बेवकूफ़ों की तरह चलाओगे, उसका इंजन ऑयल चेंज नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। कंप्रेशन रिंग्स आर जनरली मेड ऑफ, कंप्रेशन रिंग साधारणतया बने होते हैं किसके? क्रोमियम के। द अपर मोस्ट रिंग ऑन ए पिस्टन इज यूजुअली प्लेटेड विथ, जो पिस्टन का सबसे ऊपर का रिंग होता है उसको में कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है उसमें? क्रोमियम की कोटिंग होती है। अभी आ गया बेटा, देख लो। चलो सा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी। ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक द रिंग्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट। कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चल रहा है तो रिंग कहाँ की तरफ को दबाए जा रहे हैं?
बॉटम की तरफ यानी नीचे की तरफ, इसमें वो नहीं दे रखा है। बाय द वे इसकी जगह टॉप ऑफ ग्रुप के ऊपर की तरफ नहीं दबाता, कहाँ दबाता है? नीचे बॉटम की तरफ, यानी टॉप ऑफ ऊपर की तरफ भी दबते हैं। कब दबते हैं? पावर स्ट्रोक के दौरान फिर रिंग ऊपर की तरफ को दबते हैं, और कंप्रेशन स्ट्रोक में वो नीचे की तरफ को दबते हैं और बाहर की तरफ को फैलते हैं। बाय द वे इसमें ये बॉटम ऑफ ग्रूव नहीं लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता आउटसाइड ऑफ ग्रूव, तो इनर साइड ऑफ ग्रूव लिख रखा है, ये गलत है। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता या आउटसाइड ऑफ ग्रूव लिखा होता तो वह भी राइट आंसर है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव का मतलब ही नहीं है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ रिंग एक्सपेंडर इज, एक कई बार ऐसा होता है यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, वैसे रिंग एक्सपेंडर होता है रिंग को फैलाने वाला, पर यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सिलेंडर लाइनर में ज़्यादा घिसावट नहीं रहती, पिस्टन भी ठीक ठाक रहता है, मगर रिंग घिस चुके होते हैं, और गर्मी का भी मौसम रहता है, कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं, या जिसका वाहन है वो जनरल ओवरहॉल नहीं करा सकता, वो इसमें नए सिलेंडर लाइनर पिस्टन सब कुछ नहीं करा सकता, वो मैकेनिक्स को बोलता है कि यार रिंग डाल के देख लो काम चल जाएगा, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा ओवर साइज का रिंग यूज किया जाता है, ठीक है। उसको कई बार डुप्लेक्स रिंग भी बोलते हैं। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मेकअप ऑफ सिलेंडर वियर, जो भी घिसावट हुई है, जितनी भी घिसावट हुई है वो उसको फिट करके वो कुछ दिन नए सिलेंडर की तरह ही चलता है। अगर मैकेनिक सही है, उसकी कैलकुलेशन सही है, उसकी फिटिंग सही है, तो वो चल जाता काफ़ी 6 महीने से साल भर तक। तब तक वो अपने पैसे का जुगाड़ उगाड़ करा के फिर वो पिस्टन वगैरह बदल सकता है, समझे नहीं। कई लोग ऐसा करके गाड़ी को धक्का दे देते, बेच देते हैं, मतलब दूसरे के सिर में डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स द क्रैंकशाफ्ट एंड द पिस्टन। पिस्टन पिन्स इन द मॉडर्न ऑटोमोबाइल इंजन्स आर यूजुअली, ये जो पिस्टन पिन हैं ये आधुनिक ऑटोमोबाइल में ये पिस्टन पिन होती हैं। कैसी होती हैं? फिक्स्ड होती हैं, सेमी फ्लोटिंग होती हैं, या फुल फ्लोटिंग होती हैं। 3/4 फ्लोटिंग क्या होती हैं? फुल फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फुल्ली फ्लोटिंग, फुल्ली फ्लोटिंग का मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी घूम सके, घूम जाती है, समझ में आ रही? ताकि इसमें आराम से ये, क्योंकि जब ये ऊपर को आ रहा है तब जोर अलग जगह पर पड़ रहा है। ये अगर हम इस कनेक्टिंग रॉड को ऑफसेट क्यों रखा जाता है? अगर हम इसे बीच में रख देंगे तो देखो इसके अंदर ये प्रवृत्ति आती है। अगर हम बीच में रखेंगे तो ये ऊपर को आते समय एक सिरे को घिसेगा और नीचे को जाते समय दूसरे किनारे को घिसेगा। एक बार इसको घिसेगा, ऐसे लगा है तो इधर घिसेगा, एक बार इधर घिसेगा, समझ में आ रही? तो ऐसा करते समय जब ये सिलेंडर लाइनर घिस जाएगा, थोड़ा रिंग भी घिस जाएंगे, थोड़ा पिस्टन भी घिस जाएगा, तो फिर ये सिलेंडर से टकराएगा और थप्पड़ मारने की जैसी आवाज़ करेगा। उसको कहते हैं स्लैपिंग। क्या कहते हैं? स्लैपिंग। वो कब होती है? जब ये एकदम 90 डिग्री पर बीचों बीच खड़ी रहती है। तो जो भी वाहन निर्माता होते हैं वो काफ़ी कुछ फीडबैक लेते हैं और फिर उसके बाद अपने डिज़ाइन में चेंज करते हैं। तो काफ़ी लंबे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद अब इसको थोड़ा सा ऑफसेट टू द लेफ्ट रखा जाता है। नेक्स्ट, the counterweights on a crankshaft are located opposite to
ये हैं, यहाँ पर काउंटर वेट लगाए जाते हैं। इन काउंटर वेट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ? ये कहाँ पर लगे हैं? कहाँ पर लगे हैं? वो देखो ना, मेन बेयरिंग के या अपोजिट, किसके अपोजिट लगे हुए हैं? बिग एंड बेयरिंग बोले तो ये वाला, और ये वाला जो है वो इसके विपरीत लगे रहते हैं। ये देखो, ये यहाँ फिट होगा तो काउंटर वेट नीचे है, यानी ये इसके जस्ट अपोजिट हैं। दूसरा पिस्टन यहाँ है, ठीक है। और कई बोलेंगे सर फिर यहाँ, सॉरी यहाँ और यहाँ तो ये उसी साइड में है। नहीं है बेटे, यहाँ भी काउंटर वेट लगे रहते हैं और यहाँ भी लगे रहते हैं। समझ गए? काउंटर वेट्स ऑन अ क्रैंकशाफ्ट आर लोकेटेड अपोजिट द बिग एंड बेयरिंग। ऑन द फ्रंट एंड ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट इज माउंटेड। क्रैंकशाफ्ट के फ्रंट एंड में फिट रहता है, क्या क्या फिट रहता है यहाँ? टाइमिंग गियर, वाइब्रेशन डैम्पर एंड फैन पुली। ये तो सभी सब फिट रहते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ऑन द रियर ऑफ एंड ऑफ ए क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या फिट रहता है? वेरी गुड, फ्लाई व्हील। द रेशियो ऑफ मेन जनरल डायमीटर एंड द सिलेंडर बोर इन अ कार इंजन इज अप्रॉक्सीमेटली। सिलेंडर का बोर डाया और इसके मेन जर्नल की मोटाई का क्या अनुपात होता है? ये मेन जर्नल हैं 1, 2, 3। इसका इस सिलेंडर बोर डाया से क्या संबंध है? क्या संबंध है, क्या रेशियो है इनका? इस मेन जर्नल की मोटाई इस बोर डाया के 75% होती है। कितनी होती है? 75% ऑफ इंजन बोर डाया। यदि इंजन का बोर डाया 100 mm है तो इस मेन जर्नल की जो मोटाई होगी वो होगी 75 mm। तो रेशियो क्या निकला? 0.75। अंडरस्टैंड? तो राइट आंसर इज 0.75। बट ये डीजल इंजन लिखना चाहिए था इसमें। ये है डीजल इंजन का। कई पेट्रोल इंजनों में भी सेम हो सकता है, कईयों में पेट्रोल इंजनों में 0.65 भी हो सकती है। इन अ 6 सिलेंडर कार इंजन द एंगल बिटवीन द सक्सेसिव क्रैंक थ्रोज, वही है 6 सिलेंडर कार एंगल। उसमें ये क्रैंक थ्रो क्या होती है? क्रैंक थ्रो क्या होती है? इसकी सेंटर लाइन और मेन जर्नल की सेंटर लाइन के बीच की दूरी, यानी वही एक्चुअल क्रैंक रेडियस है। तो इसका बीच में एंगल कितना होगा 6 सिलेंडर इंजन में? 120 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले द वाइब्रेशन डैम्पर ऑन अ क्रैंकशाफ्ट रिड्यूसेस द। वाइब्रेशन डैम्पर क्या रिड्यूस करता है? किस चीज को कम करता है? टॉर्जनल ट्विस्ट को। किसको? टॉर्जनल ट्विस्ट को। जब इंजन चल रहा है, चलते चलते बंद कर दिया, क्रैंकशाफ्ट की प्रवृत्ति है चलने की, इनर्शिया फोर्सेस उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने इंजन को बंद कर दिया। क्रैंकशाफ्ट को हम तो रोक रहे हैं, पर जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना हुआ था घूमते हुए, वो उसे आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय दो विपरीत बल पैदा हो जा रहे हैं, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं। दैट इज टॉर्जनल ट्विस्ट। कपड़े निचोड़ना ही टॉर्जनल ट्विस्ट है। तो वहाँ पर वाइब्रेशन डैम्पर के अंदर जो रबर के गुटके हैं वो ऐसा होके वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, क्रैंक रुक जाती है। जो चक्का है वो चक्का घूमता है, मगर वो चक्का किसके अंदर है? उसके अंदर एक रबर का बुश है, उसका बेयरिंग ही है वो यूं करके सिकुड़ेगा और वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो क्रैंकशाफ्ट ना घूमकर, वो जो चक्का लगा हुआ है वाइब्रेशन डैम्पर, वो घूमकर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। जो टॉर्जनल ट्विस्ट ऐसा वो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पड़ रहा था, उसको वो चक्का ले लेता। चक्का नहीं लेता, असल में वो कौन ले लेता है? वो रबर।
नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेन बियरिंग्स इन अ 4 सिलेंडर कार इंजन इज यूजुअली, ये नंबर ऑफ 4 सिलेंडर का अगर इंजन है तो उसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये है 4 सिलेंडर का इंजन, मगर इसमें नंबर ऑफ मेन जनरल हैं 3। और अगर आप सुमो का इंजन देखोगे तो उसमें मेन जनरलों की संख्या होगी 5, एक अधिक। समझ गए? सिलेंडर से एक अधिक, यस, नंबर ऑफ सिलेंडर से एक कम। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है इसमें? एग्जॉस्ट वाल्व फेस एंगल इज जनरली एग्जॉस्ट वाल्व का जो फेस एंगल है, ये वाला एंगल, ये रखा जाता है 45 डिग्री। क्यों रखा जाता है 45 डिग्री? ताकि ये सील रहे, अच्छी सीलिंग मिले, लीक ना हो। समझ में आ रही बात? अच्छा, द मटेरियल यूज्ड फॉर इनलेट वाल्व इज यूजुअली, इनलेट वाल्व के लिए जो प्रयोग मटेरियल प्रयोग किया जाता है, ये देख रहे हो, ये इनलेट है और ये एग्जॉस्ट है। क्या पहचान है? इनलेट वाल्व बड़ा है, एग्जॉस्ट वाल्व, और ये तो रटी रटाई हो गई ना बात। और क्या देख रहे हो? एग्जॉस्ट वाल्व काला है और ये थोड़ा सा साफ सुथरा लग रहा। 2 बातें हो गई। और देखो, इनका कलर देखो, इनमें अलग अलग मटेरियल है बेटा। ये है सिलिको क्रोम स्टील, और ये तो बहुत, इसमें बहुत सारे कंपोजिशन हैं। तो इनलेट वाल्व के लिए यूज किया जाता है सिलिको क्रोम स्टील। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म इन मॉडर्न कार इज, आधुनिक कारों में वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म क्या है? जो वाल्वों को खोलना और जोड़ने वाले जितने भी उसमें पार्ट्स हैं, वो आधुनिक कारों में कैसे हैं? ओवरहेड हैं। वो ये जो केम साफ्टें हैं वो इंजन के हेड में लगी हुई हैं, किसी पुश रॉड की ज़रूरत नहीं है। रॉकर आर्म हैं, मगर वो उतना बड़ा मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स कम हो गए। तो आजकल जो कारें हैं उनमें सब में ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म है। द इंजन वाल्व्स आर क्लोज्ड बाय, इंजन वाल्व बंद होते हैं, किसके द्वारा बंद होते हैं इंजन वाल्व? स्प्रिंग के द्वारा। खुलते किससे हैं? केम साफ्ट के द्वारा, लेकिन बंद होते हैं वो स्प्रिंग के द्वारा, वाल्व स्प्रिंग। हाँ चलो आगे बढ़ो बेटा, इसे फिनिश करते हैं। द केम साफ्ट कंट्रोल्स, केम साफ्ट क्या क्या कंट्रोल करती है? वाल्व ओपनिंग, वाल्व क्लोजिंग, वाल्व टाइमिंग। तो ये क्या है? ऑल ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर होगा सभी। खोलती भी यही है, बंद करने का काम भी जब ये घूमेगी तभी जाकर उसके पास से हटेगी। तो वो वाला काम भले ही वाल्व स्प्रिंग कर रहा है, मगर उसके लिए उत्तरदायी है केम साफ्ट है ये। तो द केम साफ्ट कंट्रोल्स वाल्व ओपनिंग, वाल्व क्लोजिंग, वाल्व टाइमिंग। वाल्व टाइमिंग पर पूरे वीडियो बने हुए हैं, इनमें से सभी। हाउ मैनी टाइम्स इन अ मिनट डज ईच वाल्व ऑन अ 4 स्ट्रोक इंजन रनिंग एट 2000 RPM ओपन्स? देखो यहाँ पर है 2000 RPM पर चल रहा है 4 स्ट्रोक इंजन, बट इसमें नंबर ऑफ सिलेंडर्स नहीं लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए हैं। तो हम क्या मानेंगे इसको? सिंगल सिलेंडर इंजन है। सिंगल सिलेंडर इंजन में 4, अगर 2000 RPM पर चल रहा है तो केम साफ्ट कितने RPM पर चलेगी उसके? 1000, यानी क्रैंक साफ्ट की 2000 RPM के 2000 RPM पर तो क्रैंक साफ्ट चल रही है, तो केम साफ्ट कितने चलेगी? 1/2 ऑफ क्रैंक साफ्ट के आधी स्पीड में, तो 1000 बार। यदि यहाँ पर 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन लिखा रहता तब क्या होता? तब कितने बार खुलती? तब बेटे 4000 बार खुलती। ठीक है, चलो। द केम साफ्ट ड्राइव विच डज नॉट रिक्वायर लुब्रिकेशन,
वो केम शाफ्ट ड्राइव जिसको लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, कौन सा है? चेन वाले में भी लुब्रिकेशन चाहिए, ऑयल पहुंचना मांगता। गियर वाले में भी ऑयल चाहिए, तो किसको नहीं चाहिए? बेल्ट ड्राइव को, जिनमें टूथेड रबर बेल्ट होती हैं, जो आजकल के इंजन है हमारी गाड़ियों में, सब में तुमने टाइमिंग बेल्ट देखी है। वो कैसी है? रबर की है। वो वहाँ तो ऑयल, रबर को क्या चाहिए? ऑयल। तो वो है टूथेड रबर बेल्ट। द पुश रॉड इज लोकेटेड बिटवीन, पुश रॉड रहती है, कहाँ पर रहती है पुश रॉड? टेपट और रॉकर आर्म के बीच में, टेपट एंड रॉकर आर्म के बीच में। ए कहता है कि रॉकर आर्म रेसिप्रोकेटिंग मोशन को उल्टा करता है, और बी कहता है कि रॉकर आर्म घूमती हुई चाल को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। यानी ये है इसकी रोटरी मोशन, ये घूम रही है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या है? इसके साथ पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा है। अब वो कह रहा है कि रॉकर आर्म एक चाल को उल्टा कर रही है, ए कह रहा है। बी कह रहा है कि रॉकर आर्म जो है वो घूमती हुई गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदल रहा है, सरल आवर्त गति में बदल रहा है। कौन सही कह रहा है? ए सही कह रहा है, ए सही कह रहा है, क्योंकि पुश रॉड यहां से उठा रही है रॉकर आर्म को, पीछे से उठा रही है, तो आगे से वो वाल्व स्टेम को दबा रहा है रॉकर आर्म। रॉकर आर्म का एक सिरा तो पुश रॉड उठा रही है, तो दूसरा सिरा इस वाल्व को खोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इसने उठाया और इसने दबाया। ये उठाने का काम कर रहा है, ये बैठाने का काम कर रहा है, तो रिवर्स कर रहा है। तो ए सही है, बी गलत है। तो ए सही है। ए asserts that intake valves are cooled while they are open। ए कहता है कि ये इनलेट वाल्व जब खुलता है या खुला रहता है तो ये ठंडा रहता है, और बी कह रहा है कि एग्जॉस्ट वाल्व आर हॉट। ये एग्जॉस्ट वाल्व जब खुलता है तो ये गर्म होता है। तो कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? दोनों सही कह रहे हैं। ठीक है, चल ऊपर उठा। बोथ आर राइट। द एग्जॉस्ट वाल्व यूजुअली स्टार्ट ओपनिंग। एग्जॉस्ट वाल्व खुलना शुरू हो जाता है कब? बिफोर बीडीसी, बिफोर बीडीसी, नॉट एट बीडीसी। थ्योरेटिकली वो बात अलग है कि थ्योरेटिकली जब पिस्टन बीडीसी पर चलता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, बट एक्चुअली जब पिस्टन बीडीसी से 60 डिग्री बिफोर बीडीसी रहता है, यानी नीचे नहीं पहुंचा है, 60 डिग्री अभी बाकी है, यानी क्रैंक घूम गई है 150 डिग्री, तो वो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। क्यों खुलता है? ताकि जली हुई गैसें जल्दी से बाहर निकल जाएं। जो पावर मिलनी थी मिल गई बेटा। जब क्रैंक आधे से ज़्यादा घूम गई तो पावर मिल गई है, पर वो गैसें बहुत गर्म हैं। अगर उन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये सिलेंडर लाइनर गर्म होगा, गर्म होकर इसमें घिसावट होगी, पिस्टन में घिसावट होगी, वाल्वों में घिसावट होगी, ऑयल वेपोराइज होगा। जो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल चल रहा है वो भाप बन के उड़कर फिर इंजन के बाहर लगा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा, वाल्व ओवरलैप अकर्स बिटवीन। वाल्व ओवरलैप होता है कहाँ पर? वाल्व ओवरलैप क्या है? इंजन वाल्व्स की वह पोजीशन जिस समय दोनों वाल्व खुले हुए रहते हैं। इनलेट भी खुला है और एग्जॉस्ट भी खुला है। कब रहता है, कब रहते हैं ऐसे ही है? एग्जॉस्ट और इनटेक स्ट्रोक के बीच। जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होने वाला होता है और इनलेट इनटेक स्ट्रोक शुरू होने वाला होता है, उसके बीच में ये दोनों वाल्व खुले हुए रहते हैं। Okay, it's enough for the day. Have a great day.